स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और पिछली दो वीडियो से हम जो है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली जो दो वीडियो आई हैं उसमें हमने कृषि और शिल्प के बारे में जो है बात करी है। इस वीडियो में हम गुप्तकालीन व्यापार के बारे में बात करेंगे और ये गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो है लास्ट वीडियो है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। गुप्तकालीन व्यापार को जानने के लिए हमारे पास विविध प्रकार के स्रोत हैं, जैसा कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमरकोश। अमरकोश में क्रय विक्रय का प्रयोग वित्तीय अंतरण के लिए हुआ है। अमरकोश से श्रेष्ठी, धनी व्यापारी व सार्थवा कारवा व्यापारी के मध्य अंतर का पता चलता है। तामपत्र और मोहरों के प्रमाण बताते हैं कि इन दोनों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। व्यापारियों की भिन्न भिन्न श्रेणियां थीं। हुण शासक तोरमान के संजली तामपत्र से भी व्यापार और व्यापारियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्थानीय व बाह्य दोनों व्यापारियों के द्वारा मंदिर को दान दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। ये दोनों प्रकार के व्यापारी मणिग्राम नामक संस्था से जुड़े थे। यहाँ ग्राम का अर्थ गांव से नहीं था, बल्कि यह वस्तुओं की बिक्री और व्यापार से जुड़ा है। व्यापार हेतु वाणिज्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल से ब्राह्मण व्यापारियों के उल्लेख प्राप्त होते हैं और इनके नाम में श्रमण प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण व्यापारिक गतिविधि में संलग्न थे। शास्त्रों में यह कार्य निषेध नहीं बताया गया है। भंड और भरक शब्द का प्रयोग गांठों के वजन के लिए किया गया है। अनाज और वस्तुओं को बैलगाड़ी में लाया जाता था और भार को ले जाने के लिए गधों का प्रयोग किया जाता था। दिनार को स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था और रुपीनक को चांदी का सिक्का कहा गया है और तांबे के सिक्कों को विमशोपक, विमशोपणिकिस या माशक कहा गया है। वस्तु विनिमय पर नकद या फसल के रूप में कर की अदायगी की जाती थी। राजाओं द्वारा व्यापारियों को छूट आदि देकर अपने राज्य में बसाने का प्रयास किया जाता था। कालिदास के ग्रंथों में विपणिस दुकानों का उल्लेख है। जिस सड़क के दोनों ओर दुकानें होती थीं, उसे आपन मार्ग कहा जाता था। फाहियान जो गुप्त काल में आया, उसने एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी को नकारा है। फाहियान ने स्थल मार्गों की सुविधा और सुरक्षा की भी बात कही है। समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान उत्तर और दक्षिण के मध्य संचार के स्थापित होने की पुष्टि करता है। नदियों के द्वारा भी व्यापारिक वस्तुओं का आगमन होता था, विशेषकर गंगा घाटी और निचले गंगा के मैदानों में। बंगाल के अभिलेख से नाव के ठहरने के स्थान नौदाड़क और नौभंडक का पता चलता है। यह दिलदर क्षेत्र में रहा होगा। बंगाल के फरीदपुर से मिले तामपत्र से जहाज निर्माण बंदरगाह का उल्लेख प्राप्त होता है। ये 6वीं शताब्दी का अभिलेख है। जहाजों के ठहरने और मरम्मत का कार्य बंगाल में ही संभव हो सकता था। गुजरात व बंगाल के बंदरगाहों की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। ये तटीय क्षेत्र तथा समुद्र पार क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करते थे। रोमन व्यापार इन्हीं बंदरगाहों के कारण फला फूला होगा। गुप्त शासकों की गुजरात तथा कठियावाड़ पर विजय फारस की खाड़ी के व्यापार पर नियंत्रण हेतु की गई होगी। पश्चिम के बंदरगाह से लाभ न होने की स्थिति में पूर्व के बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करके लाभ प्राप्त किया जा सकता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में कस्तुतुनिया में बेजंतिया साम्राज्य के उदय के कारण भारत व पश्चिम के व्यापारिक संबंधों में सुधार आया होगा। कस्तुतुनिया और भारत के मध्य व्यापार फारस की खाड़ी और लाल सागर से होता रहा होगा। बेजंतीय साम्राज्य के सिक्के कोयम्बटूर से प्राप्त होते हैं, जो कि भारत तथा पश्चिमी हिंद महासागर के मध्य व्यापार को दर्शाता है। इन दोनों के मध्य मसालों और रेशम का व्यापार होता था। ईरान के ससानिदों ने भारत के साथ समुद्री व्यापार में रुचि बनाए रखी। ये फारस की खाड़ी में व्यापारिक नियंत्रण चाहते थे। बैजंतिया और ससानिदों में दुश्मनी थी, किंतु भारत ने दोनों के साथ व्यापारिक संबंध बनाकर लाभ कमाया होगा। पश्चिमी समुद्री तट को व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो रहा था। कोंकण के समुद्री बंदरगाह थे कल्याण और सिबोर। कल्याण बंदरगाह की स्थिति दयनीय हो गई थी, किंतु फारस की खाड़ी के व्यापार ने इसको पुनर्जीवित किया। दक्षिण के मालाबार के बंदरगाह भी महत्वपूर्ण थे।
तमिल क्षेत्र में कावेरी पट्टनम बंदरगाह था। संगम साहित्य में इस बंदरगाह से व्यापारिक गतिविधि का पता चलता है। यहाँ विदेशी व्यापारियों के आने का उल्लेख है। यहाँ पर दस्तकारों की बस्तियां थी, दुकानें थी, घाट घाट व लाइट हाउस का उल्लेख भी मिलता है। पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्त बंदरगाह था, जो चीन, श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार हेतु महत्वपूर्ण था। यह बंदरगाह गंगा घाटी और उत्तर पूर्व क्षेत्रों से व्यापार हेतु भी प्रसिद्ध था। इसी बंदरगाह से फाहियान जहाज से बैठकर श्रीलंका गया और श्रीलंका से जावा गया। यह बंदरगाह पूर्व व पश्चिम में व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। गुप्तों के स्वर्ण व चांदी के सिक्के भी इस दौरान की समृद्ध स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। स्कंदगुप्त के सिक्कों का भार 124 ग्रेन से 144 ग्रेन हो गया था, लेकिन बाद के शासकों के समय सिक्कों में खोट देखी गई। यह राज्य के आर्थिक संकट को दर्शाता है। तांबे के सिक्के का चलन दैनिक लेन-देन की प्रक्रिया में होता था। सामंतवाद के दावेदार कहते हैं कि सिक्कों का कम चलन अर्थव्यवस्था में पतन को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था में सिक्कों के कम चलन के कारण एक बंद तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसकी जड़ें अग्रहार व्यवस्था में समाई हुई थी। वाकाटक काल में सिक्के नहीं प्राप्त होते और न ही व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। शायद वाकाटकों ने सिक्के जारी नहीं किए। इसके अलावा पश्चिम भारत के क्षत्रप और वेंगी के विष्णुकुंडिन ने भी सिक्के नहीं चलाए। सिक्कों का उल्लेख कम ही हुआ है। फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में कौड़ियों के प्रचलन की बात की है। गुप्त काल में कृषि तथा गैर कृषि उत्पाद अधिशेष उत्पन्न कर रही थी। ताम्रपत्रों में कर में छूट दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी और यही राजस्व का प्रमुख स्रोत थी। भाग मुख्य कर था और यह उपज का 1/6 भाग था। भोग कर राजा को प्रतिदिन दिए जाने वाले फल फूल इत्यादि थे। उद्रंग व ऊपरी कर भी अन्य भूमि कर था। उद्रंग कर को औद्रंगिक द्वारा स्थायी कृषकों से एकत्र किया जाता था, जबकि ऊपरी कर को अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। पश्चिम भारत में धन्य कर या हलिकर कृषकों से चुंगी कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर को अनाज के रूप में वसूला जाता था और हिरण्य कर को नकद के रूप में वसूला जाता था, जो कि गैर कृषि क्षेत्र का कर था। विभिन्न दस्तकारी के कार्य भी कर के दायरे में आते थे और दस्तकारी तथा शिल्प संबंधी कर व्यवस्था के लिए देखिए मेरा जो शिल्प के ऊपर बनाया गया वीडियो है। व्यावसायिक गतिविधियों में टोल और चुंगी वसूली जाती थी। अभिलेखों के प्रमाण बताते हैं कि कृषि कर की मात्रा शिल्प व उद्यम से ज्यादा होती थी। व्यावसायिक गतिविधियों में टोल और चुंगी वसूली जाती थी। अभिलेख का प्रमाण बताता है कि कृषि कर की मात्रा शिल्प व उद्यम से ज्यादा होती थी। विष्टि शब्द जबरन श्रम करवाने से जुड़ा है। इसको अतिरिक्त आर्थिक दबाव माना जा सकता है। वकाटकों का अभिलेख सर्वविष्टि की बात करता है, जिसका अर्थ है कि लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाना। कामसूत्र में उल्लेख है कि गांव के भूमिधारक लोग कृषकों की स्त्रियों से कई कार्य करवाते थे, जैसे कि अनाज फटकना और अनाज को अन्नगार में रखना आदि। लोगों पर करों का बोझ रहा होगा। राजकोषीय भार को भी कृषकों पर डाल दिया जाता होगा। कृषकों से दूध, शहद, फल, तेल, चमड़ा, सोना, बेड, आसन आदि देने को कहा जाता होगा। इस भार के कारण गुप्त काल में कृषकों की स्थिति दयनीय रही होगी।